Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aryan Lodi and you are watching my YouTube channel Sir A.K. Lodi. My dear student, I hope you all are fine. Here we are going to solve all the MCQs from the model paper of Statistics second year 2021. इंशाल्लाह आज मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको MCQs को सॉल्व करके उनको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपको पेपर में किसी भी MCQs को समझने में आसानी हो सकेगी। हमेशा याद रखें, मेरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरी वीडियो देखने की वजह से MCQs को समझने में आसानी होती है। और कुछ MCQs जो होते हैं वो पूरे आंसर पर बेस कर रहे होते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि मेरी पूरी वीडियो को देखें। MCQs की मदद से आपको आंसर भी सॉल्व करने में आसानी होती है। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला MCQs है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर सैम्पल की करेक्टरिस्टिक की बात हो तो इसका आंसर है स्टैटिस्टिक, और अगर पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक की बात होगी तो उसका आंसर होगा पैरामीटर। ये MCQs चेंज होके भी पेपर में आ सकता है, तो वो सैम्पल की जगह पॉपुलेशन लिख दें तो आपको पैरामीटर आंसर लगाना है। तो फ़िलहाल इसका आंसर है स्टैटिस्टिक। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है द सम ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू। यहाँ पे मैंने एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए एक सॉल्व करके रखा हुआ है एक क्वेश्चन, वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए दिखाता हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें और इसमें इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे x वेरिएबल मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, और इसमें f मतलब फ्रिक्वेंसी जो है वो मैंने रखी है 5 14 8 3 एंड 12। इसकी टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो बन रही है 40। आपको करना इतना है कि 1 बाय 1 फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। तो 5 डिवाइड बाय 40 आंसर है 0.125, 14 डिवाइड बाय 40 आंसर है 0.35, 8 डिवाइड बाय 40 आंसर है 0.2, 3 डिवाइड बाय 40 आंसर है 0.025, और 10 डिवाइड बाय 40 आंसर है 0.25, और ओवरऑल इसका जो सम है वो इक्वल्स टू 1 है। तो इस हिसाब से हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो टोटल जो आंसर है वो 1 के बराबर है, तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ। अगर हम पिक्चर्स की बात करें तो हमें मालूम है कि पिक्चर्स जो होता है वो पिक्टोग्राफ में आता है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। क्वालिटिव डाटा से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव ग्राफ की बात करती है, इसीलिए इसका बेस्ट आंसर है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे। नेक्स्ट है 4 अ सर्कुलर डायग्राम यूज टू डिपिक्ट डाटा इनटू अ नंबर ऑफ सेक्टर इज कॉल्ड। तो अगर हम सर्कुलर डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो पाई चार्ट है, क्योंकि पाई चार्ट में ही आपको एक सर्कुलर डायग्राम नज़र आती है जिसमें डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट वेरिएबल्स के पोजीशन शो कर रहे होते हैं, तो इसका बेस्ट आंसर होगा पाई चार्ट। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इफ़ फॉर अ डेटा समीशन x माइनस 20 इज टू 0 देन अर्थमेटिक मीन विल बी। अगर आपको सम ऑफ डेविएशंस मालूम हो तो सम ऑफ डेविएशन की इक्वेशन है समीशन x माइनस मीन इज टू 0। तो अगर इन्होंने आर्थमेटिक मीन पूछा है तो आर्थमेटिक मीन की जगह यहाँ पे समीशन x माइनस आर्थमेटिक मीन इज टू 0, तो आर्थमेटिक मीन में इन्होंने 20 रखा हुआ है, तो इसका बेस्ट आंसर 20 होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर 20 है। नेक्स्ट हमारे पास है द मीडियन ऑफ अ डाटा 2 माइनस 2 एंड 0 इज़। आपको मालूम है ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के अंदर आप पहले अरेंज करेंगे वैल्यूज़ को। अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो है -2, देन -2 से बड़ी है 0, और फिर देन 2 है। अनग्रुप डाटा हो और कोई भी x वेरिएबल्स हों तो उसको पहले अरेंज करते हैं, और उसका मोस्ट मिडिल वैल्यू जो होता है वो मीडियन कहलाता है, तो इसका आंसर 0 होगा, तो हम इसका आंसर 0 बोलेंगे। नेक्स्ट MCQ से हमारा 7 इंडेक्स नंबर कैलकुलेट फॉर वन कम्युनिटी इज़। अगर हम वन कम्युनिटी की बात करें इंडेक्स नंबर के अंदर, तो हमें ये बात पता है कि फिशर इंडेक्स नंबर एक से ज़्यादा कम्युनिटी को लेता है, वेटेड इंडेक्स नंबर भी एक से ज़्यादा कम्युनिटी को लेता है, और कंपोजिट के अंदर कंपोजिट का मतलब ही 2 से ज़्यादा कम्युनिटी है, तो इसका आंसर होना चाहिए सिंपल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आपका MCQs है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर इज़। तो इस पे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, इसका आंसर है बे लेस्पियर
इंडेक्स नंबर, क्योंकि बेस ईयर हमेशा लेस पे इंडेक्स नंबर में मौजूद होता है, जबकि पाशे जो है वो करंट इंडेक्स लेता है, करंट इंडेक्स लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है 9, द वैल्यू ज़ीरो फैक्टोरियल इज़। तो द वैल्यू ज़ीरो फैक्टोरियल इज़ हमेशा अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर किसी भी फैक्टोरियल के साथ लगाएंगे तो आपको वैल्यू जो है एक मैक्सिमम वैल्यू का आंसर मिलेगा, मगर जब भी आप ज़ीरो के साथ फैक्टोरियल लगाएंगे तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। ज़ीरो का फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे आप लिख के देखें तो आपको उसका आंसर 1 आएगा। तो ज़ीरो के फैक्टोरियल का आंसर होता है 1। नेक्स्ट 10 हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात हो तो आपको अगर डेफिनेशन याद हो तो ये चीज़ भी आपके जहन में होगी कि ए इवेंट के जो मेंबर होते हैं वो बी इवेंट के मेंबर से मैच नहीं करते। इस कंडीशन में हमारा आंसर जो होगा वो ज़ीरो होगा या एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट भी इसकी जगह वो ऑप्शन में रख सकते थे, तो आप एम्प्टी सेट लगाते, अदरवाइज़ ज़ीरो दिया है तो आप यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, तो इसका आंसर है ज़ीरो। इफ़ इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 6 mod 6 देन द मीडियन इज़ ऑलवेज 6, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मीडियन मॉड तीनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। 12 है, द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू ऑफ डाटा इज़ मॉड। ये आपने पढ़ा होगा कि मीन के अंदर हमेशा एवरेज होता है, मीडियन के अंदर मोस्ट मिडिल वैल्यू होती है और मॉड में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू मालूम की जाती है। 13 MCQs है, द लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल्स टू। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करें तो अगर मेरे पास एक वैल्यूज़ मौजूद हैं 2, 3, 4 एंड 5, ये मेरे पास x की वैल्यूज़ मौजूद हैं, या यूँ सॉरी ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी मौजूद है। अब मैं इन फ्रिक्वेंसी को जब मैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे मालूम है कि मैं हर फ्रिक्वेंसी को 1 बाय 1 ऐड करता चले जाऊँगा। तो पहली फ्रिक्वेंसी 2 सेम रहेगी, नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 में ऐड हो जाएगी, 2 + 3 5, 5 में 4 ऐड हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में लास्ट फ्रिक्वेंसी 5 ऐड हो जाएगी तो वो हो जाएगा 14। और अगर मैं फ्रिक्वेंसी का टोटल करूं तो उसका आंसर भी मेरे पास क्या आएगा, 2 3 5 4 9 5 14। तो 14 ही टोटल फ्रिक्वेंसी है, मतलब सम ऑफ एफ जो है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, 14 कहलाएगा। इसी हिसाब से मैं अगर मैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में देखूं तो मेरी जो लास्ट फ्रिक्वेंसी है, लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो भी 14 है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, समीशन एफ। द बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज़ ऑलवेज 100%। कोई भी कंपनी हमेशा बेस ईयर के बाद 100% से ही स्टार्ट करती है, तो इसलिए हमेशा बेस ईयर जो होता है वो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर जो होता है वो 100% कहलाता है। टोटल प्रोबेबिलिटी रिलेटिंग टू अ सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू 1। हमेशा याद रखिएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसी भी सैम्पल स्पेस का होल होती है, ठीक है, क्योंकि वो 1 में से ही डिफ्रेंशिएट की जाती है, तो इसका आंसर 1 कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ए के ऊपर बार का साइन यहाँ पे छोटा सा शो हो रहा है। ए बार का मतलब ही कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब अगर मैं इसको इस तरह से शो करूँ कि पी ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दूँ तो इसका मतलब भी पी ए बार कहलाएगा। और ए बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 1 माइनस कर देना, तो आप इसको 1 माइनस पी ऑफ ए भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा कहलाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। द वैल्यू ऑफ एन पी ज़ीरो इज़, एन पी ज़ीरो मतलब अगर एन पी आर का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एन पी आर के मुताबिक इन्होंने आर की वैल्यू की जगह इन्होंने ज़ीरो रखा हुआ है। अगर मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करूं तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँगा कि एन पी आर आर इज इक्वल्स टू एन का फैक्टोरियल, और नीचे लिखूँगा मैं एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में मैं n की जगह n ही रखूँगा, जबकि r की जगह मैं ज़ीरो रखूँगा। तो मैंने n की जगह तो n ही रखा,
और यहाँ पे भी मैंने n ही रखा, -0 क्योंकि r की जगह मैंने 0 रख दिया, और इसका फैक्टोरियल। तो -0 तो कोई वैल्यू नहीं हुई, n और n बचा तो n और n ऊपर नीचे कट जाएंगे, n वनज़ा और n वनज़ा, तो इसका 1/1 का आंसर क्या होता है 1, तो इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट आपके पास MCQs है, 2 इवेंट विच डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड। ये MCQs हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है। हम अगर इस पिछले MCQs की बात करें तो वो सेम इसी MCQs से रिलेटेड है। हम उस MCQs में चाहते हैं, इफ़ A and B are mutually exclusive event then probability of A intersection B। मैंने इसको मैंने आपको डिटेल में बताया था कि A और B अगर इवेंट है, दोनों के मेंबर अगर एक दूसरे से मैच ना करें तो वो क्या कहलाएगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा। और इस MCQs में भी उन्होंने इसी तरह से बोला हुआ है कि 2 इवेंट विच डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड, मतलब कोई 2 इवेंट जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली नहीं आते तो हम उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है ना, एट ए टाइम दोनों में एक दूसरे से मैच ना करें, मतलब अगर A का इवेंट है 1 3 5 7, B का इवेंट है 2 4 6, अगर A और B को अगर हम मैच करते हैं तो दोनों में कोई वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, तो इस किस्म के इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ये 2 MCQs 2 डिफरेंट तरीके से सेम आंसर के इन्होंने यहाँ पे मौजूद डाले हैं। नेक्स्ट आपके पास है, ऑन टॉसिंग अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज। इसको भी थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ। ऑन टॉसिंग अ डाई, एक डाई की बात हो रही है, एक डाई में टोटल सैम्पल स्पेस 6 होते हैं, और फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इवेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट में उन्होंने बोला कि आपको 6 चाहिए, और 6 एक डाई के अंदर 1 टाइम आता है, और टोटल सैम्पल स्पेस एक डाई में 6 होते हैं, तो 1/6 का आंसर 1/6 होगा, तो इसका आंसर 1/6 है। कलर ऑफ हेयर ऑफ 100 स्टूडेंट इज़, कलर ऑफ हेयर की बात हो रही है तो मतलब ये डाटा आपका क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कलर ऑफ हेयर की बात हो रही है। 100 स्टूडेंट करके सिर्फ MCQs में घुमाने की कोशिश की गई है कि क्वांटिटी या डिस्क्रीट डाटा की तरफ जहन जाएगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 100 स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है, ये कलर ऑफ हेयर की बात कर रहे हैं। तो ये डाटा मतलब 10 स्टूडेंट जो हैं उनका ब्राउन कलर हेयर कलर है, 50 का डिफरेंट कलर है, और बाकी 50 का कलर या 40 का डिफरेंट कलर है। तो यहाँ पे कलर पे जो है वो फोकस करना है, तो इसलिए ये क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ लेस्पेयर इंडेक्स 40% एंड पाशे इंडेक्स 90% देन फिशर इंडेक्स विल बी। तो आपको मालूम है कि फिशर अगर इंडेक्स का आपके पास फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो फिशर इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, आप अंडर रूट के अंदर लेस्पेयर मल्टीप्लाई बाय पाशे करते हैं, तो लेस्पेयर 40 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे आप, और 4 9 36 होता है, और 2 ज़ीरो उसके साथ लग जाएंगे, तो रूट के अंदर अगर ओवरऑल वैल्यू देखें तो हमारे पास आ रही है 3600। 4 9 36 और ये 2 ज़ीरो, 3600 का अगर हम रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 60, तो इसका आंसर होना चाहिए 60। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज़, किसी भी फैमिली के मेंबर को आप जाहिर सी बात है डिस्क्रीट वेरिएबल ही बोलेंगे, क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर, तो ये क्वांटिटी बात की जा रही है। तो क्वांटिटी हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहलाती है, या डिस्क्रीट जो होते हैं वो क्वांटिटी कहलाती है, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। कॉन्टीन्यूस के अंदर आप मेजरमेंट डाटा दिया हुआ होता है, जबकि क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर क्वालिटी डाटा दिया हुआ होता है, जैसे आपने कलर ऑफ हेयर का पढ़ा था। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, वो है 5C1 का। अगर आपके पास इस तरह का MCQs आए तो ये सबसे ज़्यादा आसान MCQs होता है, इसका आंसर होगा 5C1 4C1 3C1 100C1 2000C1। अगर किसी की n वैल्यू
और आर वैल्यू में आर वैल्यू 1 हो और एन की वैल्यू वट जो भी वैल्यू मौजूद हो वही उसका आंसर होता है। तो 10C1 का आंसर 10 होगा, 9C1 का आंसर 9 होगा, 19C1 का आंसर 19 होगा, 40C1 का आंसर 40, या कोई भी एन में वैल्यूज़ डाल दें आंसर वही होगा। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ द मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 5 देन द सम ऑफ वैल्यूज़ इज़। इसको हम एक फॉर्मूले की मदद से करेंगे जो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास मीन का फॉर्मूला याद है तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला इफ़ द मीन ऑफ 10 वैल्यूज़, इफ़ द मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 5, तो मतलब 5 मीन है, तो अब x की जगह जो है वो आप लगा दें मीन। तो आपने इसकी जगह जो है वो लगा दिया मीन, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो आपने लिख दिया यहाँ 5। जबकि n जो है मतलब टोटल वैल्यूज़ जो है वो 10 है, तो यहाँ पे हम n की जगह जो है वो लगा देंगे 10, तो यहाँ हमने लगा दिया 10। अब 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 5 ज़ा 50 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो कहलाएगा 50। मीन एक तरफ छोड़ देंगे, 10 डिवाइड हो रहा था तो सॉरी समीशन ऑफ एक्स की बात की थी, तो सम ऑफ वैल्यूज़ की बात की थी,